हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी ट्रिपल ए। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। नए सेशन का नया आगाज है। जो स्टूडेंट 10th क्लास में अभी हुए हैं 9th क्लास को पास करके, उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं। एक एक करके हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे आपके सिलेबस की सभी वीडियोस, और हर एक चैप्टर को आपको इस तरह से समझाने जा रहे हैं जैसे कि हम आमने सामने ही पढ़ रहे हैं। तो आप लोग रहिए पूरी तरह से तैयार। आप लोगों का सिलेबस हम आपके साथ बिल्कुल इजी तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस से पहला चैप्टर। 10th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पहला चैप्टर हम लेकर के आए हैं, और चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट पावर शेयरिंग। तो आप देख सकते हैं पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। अगर आप इस चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे तो आप कंसेप्ट की मदद से उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आप लोगों के लिए एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो या 2 मार्क्स का हो या फिर 3 मार्क्स का हो, तो यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो यहां पर 2 कंट्रीज के विषय में पूरा ये चैप्टर है कि भी वहां पर किस तरह के हालात होते हैं। तो यहां हम देखते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका 2 कंट्रीज आर हेयर। तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 देश हैं, इसमें एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका आपका नेबरिंग कंट्री है, और यहां पर अगर हम बात करें बेल्जियम की तो ये एक यूरोपियन कंट्रीज है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है, तो देखिए ये जो यूरोपियन कंट्रीज है इसका आपको ध्यान रखना है। कौन से कॉन्टिनेंट के कंट्री है ये यूरोपियन कंट्री है। ये कब फ्रीडम होती है, फ्रीडम, ये कब फ्रीडम होती है ये आपको पता होना चाहिए। 1830 को ये फ्रीडम प्राप्त करती है, और इसको चारों तरफ से हम देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कौन सी कंट्री है, यहां कौन सी कंट्री है और यहां कौन सी कंट्री है। तो यहां हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं डियर स्टूडेंट हालात कैसे रहने वाले हैं। तो किस तरफ फ्रांस है, यहां अगर आप देखेंगे तो इस बेल्जियम देश के ठीक साथ में फ्रांस की सीमाएं लगती हैं, और इधर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो नीदरलैंड है उसकी सीमाएं इसके साथ लगती हैं, और जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जर्मनी जो है उसकी बॉर्डर शेयर होती है, और नीचे यहाँ पर एक बुल्गारिया नाम का जो कंट्री है उसकी जो बॉर्डर है वो इससे लगती है। अगर हम बात करें यहाँ श्रीलंकन कंट्री की, तो श्रीलंकन कंट्री से बस इधर हम देखते हैं तो इंडिया का ही यहाँ पर इसके साथ शेयरिंग तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, यानी कि ये एक आइलैंड है ना। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाने जा रहे हैं कि यहाँ पर ये आइलैंड है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसके साथ कोई भी कंट्री अपने बॉर्डर को शेयर नहीं कर रही है, और यहाँ पर 4 कंट्रीज जो हैं इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। तो जरा आप सोच करके देखिए, एक बात आपको क्लियर करनी है कि हरियाणा का जो क्षेत्र राजस्थान से लगता है, तो राजस्थान की संस्कृति का प्रभाव हरियाणा में देखने को मिलता है। पंजाब का जो बॉर्डर हरियाणा से लगता है तो पंजाब के कल्चर का प्रभाव हरियाणा में देखने को मिलता है, यानी कि कुछ वहां पर जो लोग हैं पंजाबी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम यूपी की बात करें तो उसका बॉर्डर हरियाणा से लगता है, तो हमारे जो बॉर्डर की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर दूसरी स्टेट के कल्चर का या उनकी लैंग्वेज का आप इफेक्ट देख सकते हैं।
तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे, जब यहाँ पर ये कंट्रीज हैं, फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, तो जाहिर सी बात है कि इस कंट्री में जो पीपल रह रहे हैं, इस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, उन पर इनकी जो लैंग्वेजेस हैं या कल्चर है उसका इफेक्ट पड़ना है ना। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से समझें। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेल्जियम। तो बेल्जियम की अगर हम बात करें तो इसकी एथनिक जो हम बोलते हैं ना फॉर्मेशन, एथनिक फॉर्मेशन क्या होता है? एथनिक फॉर्मेशन को कहते हैं जातीय बनावट, जनसंख्या की जातीय बनावट को ही एथनिक फॉर्म या फॉर्मेशन बोलते हैं या कंपोजिशन बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखें। तो ये जो बेल्जियम है, यहां पर पूरी तरह से देखिए, ये जो क्षेत्र है कंप्लीट, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं तो फ्रेंच और डच लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है। तो यहां देखिए फ्रेंच और एक है डच। अब आप देखते हैं कि पूरे बेल्जियम में सबसे ज्यादा मेजोरिटी में कौन है? तो सबसे ज्यादा पूरे बेल्जियम में सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी में है वो आपको देखना है कौन है? तो वो है डच, और वो है 59% जो सिटीजन्स हैं वो डच लैंग्वेज यूज करते हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना है। और यहां पर जो फ्रेंच है वो 40% पीपल फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले रहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां अब आप देखेंगे 99% का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास है एज ए, यहां पर एज ए लिंग्विस्टिक, यानी कि लैंग्वेज के आधार पर। तो उसी तरह से जो 1% बच जाता है वो है जर्मन। तो यहां पर जर्मन 1% पीपल बोलते हैं। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। जर्मन हम दिखा रहे हैं, आप इस क्षेत्र में यहां देख सकते हैं, जो कि बेल्जियम के जो ईस्ट एंड साउथ का जो रीजन है उस क्षेत्र में बेल्जियम ज्यादातर पाए जाते हैं। और पूरे क्षेत्र में या पूरे बेल्जियम में फ्रेंच और डच पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो जर्मन है वो यहां नहीं है। तो इनमें से इधर ऐसे कुछ सैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, हर जगह आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से हम देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि भाई यहां फ्रेंच ज्यादा है, तो ऐसा भी नहीं है। फ्रेंच इधर भी मिलेंगे आपको, फ्रेंच आपको यहां भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बॉर्डर फ्रेंच का यहां लगता है इसके साथ, बेल्जियम के साथ, यहां कुछ ज्यादा ही मिलते हैं। तो ये बात सोचने की है। और इसी तरह से जो नीदरलैंड का बॉर्डर बेल्जियम के साथ लगता है, तो यहां डच कुछ ज्यादा मिलेंगे। तो ये एक जनरल सी बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो कैपिटल है, जो बेल्जियम है, बेल्जियम की कैपिटल यानी कि ब्रिसेल्स, यहां जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रिसेल्स की बात अगर हम करते हैं, तो यहां ये जो टेबल है, ये जो आप देखते हैं फिगर्स हैं, ये एकदम डिफरेंट हो जाते हैं, ये बदल जाते हैं। किस तरह से आप इसको देखेंगे, समझेंगे? तो डियर स्टूडेंट, जब पूरे बेल्जियम में ज्यादा कौन है, ज्यादा डच लिंग्विस्टिक पीपल रहते हैं और फ्रेंच जो है वो 40% रहते हैं। तो ब्रिसेल्स में क्या होता है? ब्रिसेल्स में 80% जो है वो फ्रेंच पाए जाते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले जो है वो 80% पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें डच, तो डच यहां पर 20% शेयर करता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। बस आपको ये याद रखना है, पूरे बेल्जियम में डच लैंग्वेज जो पीपल हैं वो ज्यादा हैं और फ्रेंच सेकंड नंबर पे है। लेकिन ब्रुसेल्स यानी कि उसकी कैपिटल की बात करें ब्रुसेल्स की, तो उसमें 80% पीपल फ्रेंच रहते हैं, जो कि
फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग होते हैं। और इधर अगर हम बात करते हैं तो वो आप समझ गए। तो यहां देखिए किस तरह से एथनिक कंपोजिशन बना है बेल्जियम का, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। एथनिक अगर आपने कंपोजिशन को अच्छे से समझ लेते हैं, बेल्जियम का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करने वाला है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि भाई जो ब्रुसेल्स है कैपिटल है उसकी एथनिक कंपोजिशन क्या है, वो आप बताइए। 2 मार्क्स में पूछ सकता है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है, या फिर वो ऑप्शनल टाइप में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कंपोजिशन यहाँ कैसी है श्रीलंका की, और श्रीलंका की जो बनावट है उसकी एथनिक कंपोजिशन कैसी है, तो वो भी आपको समझ लेना चाहिए। यहाँ अगर हम बात करें, ये जो रीजन है यहाँ पर रहते हैं कौन, तो यहाँ पर सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ पर ज्यादा निवास करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस रीजन में ही वो रहते हैं, वो यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में। तो इसके बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंहला की मेजोरिटी है और यहाँ पर 74% सिंहला पाए जाते हैं। और सिंहला जो पीपल्स हैं वो कौन है, ये जो लिंग्विस्टिक पीपल है सिंहला, ये कौन है, ये बुद्धिस्ट है। कौन है ये? बुद्धिस्ट। अगर हम बात करते हैं तो ये बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट पीपल है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो श्रीलंका है उसमें कितने % बुद्धिस्ट पीपल रहते हैं। तो हाउ मैनी % ऑफ बुद्धिस्ट इन श्रीलंका, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन तो रूप बदल बदल करके आता रहता है। पूछा जा सकता है कि कौन सी जो लैंग्वेज है जो बुद्धिस्ट जो पीपल हैं वो बोलते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरह से वो क्वेश्चन को घुमा फिरा करके आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अगर हम बात करें तो ये 18% पीपल हैं। और ये कौन है? ये है तमिल। ये तमिल पीपल हैं, ये तमिल बोलते हैं। इस फिगर में भी इस तमिल जो परसेंटेज है इसमें से भी अगर हम बात करें तो 13% जो तमिल है वो है श्रीलंकन। श्रीलंका के तमिल हैं। तो और उसके बाद अगर हम बात करें 5% तमिल, तो ये जो है इंडियन है। अब आप कहेंगे सर तमिल तो समेत तमिल है, तो यहाँ पर श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल का क्या, तो आप समझ जाइए। देखिए कैसे मैं आपको बताता हूं। जो ये तमिल है 13%, इनके फोर फादर जो है वो काफी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ही श्रीलंका में जा करके बस गए थे, और आज वो पूरी तरह से उनके कल्चर में पूरी तरह से डूब चुके हैं, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे, ये वो तमिल है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, ये 5% जो तमिल है ये इंडियन तमिल। जब टाइम चल रहा था का कौन सा टाइम चल रहा था? जब ब्रिटिश कॉलोनीज का टाइम चल रहा था। ये कॉलोनियल पीपल्स जो रहते थे वो क्या करते थे, श्रीलंका में भी ब्रिटिश कॉलोनी जो है स्टेब्लिश थी बाय इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की जो ब्रिटिश कंपनी थी, उस कंपनी ने भारत से, इंडिया से जो स्लेव्स थे उनको ले जाकर के श्रीलंका में अपने लिए कार्य करवाए थे। अब वो लोग जो वहां कार्य कर रहे थे, इंडिया के जो पीपल थे, और वो तमिल थे, यानी कि तमिलनाडु कर्नाटक के आसपास का जो क्षेत्र के जो पीपल थे, उनको वो श्रीलंका में ले गए थे। अब श्रीलंका में वो रहते रहते वहीं रहना पसंद करने लगे और अब वो श्रीलंकन हो गए। लेकिन वो लिंग्विस्टिक के माध्यम से वो तमिल है और तमिल लैंग्वेज है इंडिया की। तो ये आपको देखना है, ये हजारों वर्षों
कुछ सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं। तो इनका कंपोजिशन बनता है 18% और यहाँ पर 74% कंपोजिशन बनता है बुद्धिस्ट या फिर सिंगला लिंग्विस्टिक पीपल। अब हम देखते हैं ये जो बीच बीच में कुछ और भी बचे हैं, कितने परसेंट बचे हैं, तो आप देख सकते हैं 74 प्लस 18 तो 92। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 8% जो पीपल हैं वो यहाँ पर हैं क्रिश्चियन। वो यहाँ पर कौन है? क्रिश्चियन है। और वो क्रिश्चियन जो है दोनों तरह के तमिल हैं, तो दोनों तरह के हैं। सिंगलाज भी लिंग्विस्टिक यूज करते हैं और जो तमिल लैंग्वेज है उसको यूज करते हैं। तो ये जो क्रिश्चियन हैं ये सिंगल लैंग्वेज को भी यूज करते हैं और तमिल लैंग्वेज को भी यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा 74% यहाँ पर सिंगला लिंग्विस्टिक पीपल जो है रेजिडेंस करते हैं और 18% जो तमिल हैं वो यहाँ पर श्रीलंका में रेजिडेंस करते हैं। इनमें से 13% तमिल श्रीलंकन तमिल है और यहाँ पर जो 5% तमिल है वो इंडियन तमिल है। और इनमें भी कौन कौन है? हिंदू एंड मुस्लिम। इनमें हिंदू एंड मुस्लिम ये हैं। तो ये भी आपको नोट करके रखना है अपने दिमाग में। तो ये थी डियर स्टूडेंट दोनों कंट्रीज की कंपोजिशन जो कि लैंग्वेज के आधार पर कंपोजिशन हुआ है। तो सीधी सी बात है। तो अब हम देखते हैं इसकी अकोमोडेशन इन जो हो रही है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम ने क्या समझदारी की। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेजोरिटेरियनिज्म की बात करते हैं तो वो श्रीलंका के लिए हम इसमें बात करेंगे। क्या है, हम सबसे पहले बात करेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम की क्या समझदारी थी? जब बेल्जियम को आजादी मिलने के बाद जब उसके लिए एक संविधान बनाया जाता है तो संविधान बनाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले ऐसा ही सोचा गया था, पीपल ऐसा फील कर रहे थे कि भाई यहाँ हम कम हैं, हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा, और वहां हम कम हैं तो हमारे साथ वहां कैसा व्यवहार होगा। इसी के अपोजिट जो कैपिटल रेशियो है उसमें फ्रेंच मेजोरिटी में थे, तो वो भी जो डच रह गए थे वो सोचते थे कि हमारे साथ यहाँ कैसा व्यवहार होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम ने 1970 से लेकर के टू 1903 यहां तक क्या किया था? 4 टाइम जो है 4 टाइम अमेंडमेंट किया था। इसका आप समझ सकते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है उसने अच्छे से अपने कंट्री की कंडीशन को संभाल लिया था। जब यहाँ पर पीपल जो हैं, जो फ्रेंच है, जो कि 80% जो ब्रुसेल्स में रह रहे थे, उन्होंने डच को बैक में धकेलना चाहा और अपनी मेजोरिटी के अकॉर्डिंग वहां पर वो सभी जितनी भी फैसिलिटीज थी या और जितनी भी गवर्नमेंट की पोस्ट वगैरह थी वो सब अपने लिए वो रिजर्व करने लगे। तो उसी तरह से जब कंप्लीट बेल्जियम की बात करें तो यहाँ पर डच जो लैंग्वेज पीपल थे उन्होंने भी ऐसा ही करना शुरू किया। लेकिन जल्दी ही गवर्नमेंट ने समझ लिया कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट न हो जाए, इन लोगों के बीच में कोई स्ट्रगल न हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट थी बेल्जियम की उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम क्या किया था? अमेंडमेंट किया था। अमेंडमेंट करने के बाद फिर यहां पर क्या होने लगा कि यहां पर पावर शेयरिंग की जाने लगी। जैसे ही पॉलिटिकल रूप से वहां पर जब इलेक्शन की बात आती है या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने की बात आती है तो उनकी शेयरिंग की गई कि भाई 50% फ्रेंच और 50% डच जो थे वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करके पार्लियामेंट में भेजेंगे।
तो इसी तरह से जब ब्रुसेल्स में ऐसा हुआ और उसके पॉजिटिव रिजल्ट जब सामने आए, तो फिर बेल्जियम गवर्नमेंट ने ये फॉर्मूला पूरे बेल्जियम में इशू कर दिया और वहां पर इंप्लीमेंट करके इसको एक लॉ बना दिया। तो देखिए पूरे बेल्जियम में अब 50% फ्रेंच जो पीपल थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट भेजते थे और उसी तरह से जो डच लैंग्वेज जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको पार्लियामेंट में भेजते थे। तो इस तरह से न तो फ्रेंच ज्यादा किसी को हावी हो सकता था और न ही डच लैंग्वेज पीपल जो है वो किसी पर हावी हो सकते थे। तो दोनों की मेजोरिटी वहां बनी रहती थी पार्लियामेंट में। जब भी कोई लॉ बनाया जाता था, कोई अमेंडमेंट किया जाता था या कोई अदर प्लान तैयार किया जाता था, जो लैंग्वेज है वहां के बराबर के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि वहां पर जो पॉलिटिशियन होते हैं वो बराबर बैठे हैं, तो वो स्टिक डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। किसी एक का दबदबा नहीं बन सकता, तो दूसरे की सहमति के बगैर कोई लॉ वहां पर पास नहीं हो सकता। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी समझदारी यहां पर बेल्जियम ने दिखाई है। बेल्जियम हरियाणा जितना ही है, लगभग बड़ा तो है नहीं, लेकिन बस हरियाणा के ही ऑलमोस्ट लगभग ये रहता है। तो इसकी जनसंख्या भी और इसका जो एरिया है वो भी। इसी तरह से हम श्रीलंका की बात करें तो ये भी हरियाणा से कुछ बड़ा होने वाली बात नहीं है, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ की गवर्नमेंट देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि श्रीलंका कब फ्रीडम प्राप्त करता है। ये 1948 में 1948 में श्रीलंका जो है वो फ्रीडम प्राप्त करता है। 1947 में जब इंडिया ब्रिटिशर्स से अपनी फ्रीडम प्राप्त करता है, तो उसके ठीक 1 ईयर आफ्टर तो यहां पर श्रीलंका भी ब्रिटिशर्स से अपनी फ्रीडम प्राप्त कर लेता है। फिर इसके बाद यहां पर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और श्रीलंका में जो 74% सिंगला पीपल जो निवास करते थे, जिन्हें हम बुद्धिस्ट कहते हैं, वो अपने मेजोरिटी की वजह से, देखिए मेजोरिटी यहां लिखा है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब है बहुसंख्य। तो जो 74% जो सिंगलास थे वो अपनी मेजोरिटी के दम पर वो क्या करते थे, वो तमिल्स को बैक में धकेलते थे, उनका मार्जिनलाइजेशन करने का प्रयास करते हैं। और जब गवर्नमेंट भी वहां पर एक के बाद एक जितने भी लॉ इशू करती है वो सारे के सारे सपोर्ट करते हैं सिंगला कम्युनिटी को। तो यहाँ तमिल्स जो थे वो रिफ्यूज हो जाते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल अलग थलग या फिर अपार्ट महसूस करते हैं कंट्री में। तो वो क्या करते हैं, तो यहां पर इनके साथ जब डिफरेंसेस किया जाने लगा सिंगलाज के अकॉर्डिंग, तो सिंगलाज ने गवर्नमेंट की पावर में ज्यादा शेयरिंग करना शुरू कर दिया। अपने लिए ज्यादातर गवर्नमेंट जो जॉब्स थी या फिर कॉलेजेस थे, सभी सीटें अपने लिए बुक करना शुरू कर दिया और तमिल्स के लिए इसमें कोई खास जगह नहीं थी। तो इसी के एवज में ही यहां पर तमिल्स रिफ्यूज हो जाते हैं और वो अपनी गवर्नमेंट से क्लियरली जो है वो मांग कर बैठते हैं, वो अपनी डिमांड रखते हैं कि भी हम भी इस कंट्री में रह रहे हैं और काफी समय से रह रहे हैं, तो हमारा भी कुछ यहाँ पर वजूद है या हमारा भी यहाँ पर कोई राइट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी भी बात सुनिए। तब गवर्नमेंट ने उनकी जो डिमांड्स थी उसको अवॉइड किया और उन्होंने सब कुछ श्रेय जो है सिंगला कम्युनिटी को दिया। तो ये क्या करते हैं, ये जो हम बात करते हैं तमिल जो हुए हैं, तो वो अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि हमें नहीं रहना ऐसे देश में जहां पर एक ही कम्युनिटी अपना अधिकार बना करके रहती है और दूसरी कम्युनिटी के साथ भेदभाव किया जाता है। तो उनके इस डिमांड की बदौलत वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है सिविल वार। ये सिविल वार के विषय में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट सिविल वार इन श्रीलंका।
या फिर व्हाट वाज या व्हाट वर द रीजंस ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका। तो पर्सन चेंज होकर के कैसे भी आ सकता है, आंसर सेम रहेगा। तो सिविल वॉर का क्या है कि आप बताएंगे कि आफ्टर द फ्रीडम ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की आजादी के बाद द गवर्नमेंट अनाउंस द सिंगुलर लैंग्वेज प्रायोरिटी उसको दी गई, सिंगुलर लैंग्वेज को जो है मात्र लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, मदर टंग जिसे बोलते हैं, उसको ये दर्जा दिया गया। एंड एवरी जो सीट्स एंड जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी या फिर जितनी भी ज्यादा स्कीम्स थी, उनमें सबसे ज्यादा किसको प्राथमिकता दी गई, उसमें सिंगलाज को दी गई। तो इसकी वजह से क्या होने लगा, ये तमिल्स जो थे वो रिफ्यूज होने लगे गवर्नमेंट से और वो अपनी आवाज उठाने लगे। फिर उनके ही अपोजिट सिंगलाज आ जाते हैं और दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। कहीं कहीं तो बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हो गए थे। तो उनको कंट्रोल कर पाने में यहां श्रीलंका फेल हो जाता है। तो ये कंडीशन एक बहुत ही खतरनाक होती है जब मेजोरिटी को कंट्रोल नहीं किया जाता है या फिर गवर्नमेंट अपने कंट्री में कुछ ऐसे कानून न बना पाए कि मेजोरिटी में जो पीपल्स हैं वो माइनॉरिटी के साथ किसी तरह का कोई भी गलत कार्य न कर सके, तो उसके साथ कोई इनजस्टिस न हो। तो यहां पर श्रीलंका की ये प्रॉब्लम रही है और सिविल वार का कारण वहां पर ये सारी कंडीशन बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गए होंगे। हमने आधा चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस किया है और ये आधा चैप्टर आप लोगों को 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर सुनना है, समझना है। ये कंसेप्ट के साथ हम आप लोगों को समझा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ चैप्टर फिर से प्रोवाइड करवाएंगे और कंप्लीट करके हम आपको एक चैप्टर ये अलग से आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट, आप लोगों को देखना है अकोमोडेशन इन बेल्जियम और मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इनके क्या मायने हैं, क्या अर्थ है, ये आप लोगों को जानना है। और इसी तरह से देखिए, ये हमने जो आपको बताया है रेशियो जो रहा है, ये जो क्रिश्चियन थे इनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, ये क्योंकि दोनों तरफ ही थे। ये तमिल भी बोल लेते थे और ये सिंगलाज भी बोल लेते थे, लेकिन इनको पता है ये मेजोरिटी में है ही नहीं और इन्होंने ऐसा कुछ प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम से ही एक अच्छी कंडीशन में थे और बढ़िया इनके पास जो सोर्सेज और रिसोर्सेज थे वो इनके पास मौजूद थे। तो ये आप पूछ सकते थे या फिर आपको इस विषय में भी कुछ पूछने का मन किया होगा कि भाई क्रिश्चियन के लिए ये कुछ नहीं है, तो ये इनके लिए हमने आपको अभी बता दिया है। तो इसी के साथ ही इस हाफ चैप्टर के बाद हम आपको इसका सेकंड पार्ट आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और भी अगर आपका कोई साथी, आपका जानकार 10th क्लास में है या हुआ है तो उसको भी इस चैनल का लिंक अवश्य भेजें, ताकि स्टार्टिंग से ही वह हमारे साथ एक अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कर सके और एक बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो पढ़ते दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।